नमस्कार साथियों, नमस्कार शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं आपके आर्मी की क्लास में। और आर्मी का ये बैच कौन सा है? सपूत 2.0 बैच। इसमें आप पढ़ने वाले हैं डेमो 1। और डेमो 1 किसका? केमिस्ट्री के लिए, आपका नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं पहले से ही इस बात के लिए बता दे रहा हूं कि एनए नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए आपको ये मिल रहा है, यानी कि मेरी क्लास मिल रही है। ये टेक्निकल केमिस्ट्री आपका डेमो 1। और आज का टॉपिक हम कवर करेंगे एटम यानी कि परमाणु। ठीक है, चलो जी, बहुत शानदार और सभी का ही गजब तरीके से दिल से वेलकम। सभी का ही बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सबको पता है, खून की गर्मी लिए आर्मी का सपना है ना, एक अलग ही कॉम्बिनेशन होता है, कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। और वो बच्चे सुबह खेतों की पगडंडियों पर, खेतों के चक रोड पर, सीधी रोड पर, टेढ़ी रोड पर भागते हुए मिलते हैं उस समय पर जिस समय पर कोई जागता भी पसंद नहीं करता। कोई जागता भी नहीं है और पसंद भी नहीं करता, है ना। चलिए, तो सभी को ही गजब तरीके से यहाँ की क्लास में हम हार्दिक स्वागत है। चलो जी, आज क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं और सारी डिटेल में देता हुआ चलूंगा। फिर से मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये मेरी जो केमिस्ट्री है ये एनए और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो सभी शेर कैसे हैं, एक बार अपने जय हिंद का नारा लगाकर मुझे अवगत करा दें। तो सभी एक बार प्यारे बच्चे या प्यारे साथी, गजब साथी जितने भी हैं, सब एक बार लिख दीजिए जय हिंद। ठीक है, एक जय हिंद सुनकर बिल्कुल खून में उबाल सा आता है, और वो उबाल चाहिए हमेशा। ठीक है, कैसी भी परिस्थिति हो जय हिंद बोल दो, एक अलग से ही आर्मी वाली फीलिंग आती है। और शाबाश, इसे ही कहते हैं। और शेर मर्द वही होते हैं जो पहली बार में ही सटीक निशाना लगा दें। जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे पहली बार में समझ में आएंगे, ये मैं बिल्कुल आपसे आश्वासित हूं। बिल्कुल गजब, ये हुई ना बात शेर वाली। चलिए शाबाश, चल जाएं जी आगे। ओहो ठीक, सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। डेमो 1 में जो बच्चों की जानकारियां छूट गई हों, सुनने के लिए छूट गई हों, तो मैं उन्हें वो जानकारी बता के चलूंगा। पहली बात प्यारे बच्चे, सपूत बैच ये 2.0 है ना। सपूत बैच हो चुका है। तो उससे पहले मैंने योद्धा बैच में पढ़ाया था, जिसमें बहुत सिलेक्शन थे, बहुत सिलेक्शन। ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट में भी और टेक्निकल में भी। ठीक है, तो 599 का प्यारे बच्चों कोर्स था, उसको 480 कर दिया है। इसको मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो ही आप लीजिए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं जबरदस्ती हम बताए जा रहे हैं। आपको अच्छा लगे, आपको आर्मी में एंटर करना है, आपको राष्ट्र के प्रति समर्पण करना है, आपको आर्मी में अपनी सेवाएं देनी है, तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक। लाइव क्लासेस मिलेंगी प्यारे बच्चों, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स पीडीएफ और एक्सपीरियंस्ड टीचर। आपको पता ही होगा, जो बच्चे योद्धा बैच में मुझसे पढ़े होंगे, किसी कमी से मेडिकल में या कोई फिजिकल में रह गए होंगे, नहीं तो पेपर तो फाड़ कर आए थे सभी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर लें। तो रजिस्ट्रेशन प्यारे बच्चों 13 फरवरी से इसके शुरू हो गए थे, और क्लास आज से शुरू हो गई है, आपको पता ही है। चलिए जी, सर समझ नहीं आया, मैंने तो प्यारे बच्चों अभी समझाया नहीं है कुछ, ये तो बस मैंने बताया है अभी कि ये आपका सपूत बैच 2.0 है, जिसके अंदर आप देख रहे हो डेमो 1 की क्लास। और जब ये 3 डेमो आपके चलेंगे, अगर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है, टीचर्स के जरिए की पढ़ाई हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो ही बैच लेना, तो ही प्यारे बच्चों बैच लेना। ठीक है, चलो जी बढ़िया। ठीक, अब थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ठीक, जैसे अगर जीडी वाले हैं, सपूत बैच 2.0 में जीडी वाले बच्चे, तो साइंस की क्लास सुबह 7 बजे, रीजनिंग की क्लास 11 बजे सुबह, जियो और हिस्ट्री की क्लास, ठीक है, ज्योग्राफी हिस्ट्री की क्लास आपकी 12 बजे दोपहर में, पॉलिटी और स्टेटिक की क्लास 2 बजे दोपहर में, और आपकी मैथ की क्लास रात के 8 बजे होगी। ये जीडी वाले बच्चों के लिए है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हैं। टेक्निकल वाले बच्चों के लिए देखेंगे तो रीजनिंग की क्लास 11 बजे सुबह, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास 12 बजे दोपहर में, पॉलिटी और स्टेटिक की क्लास 2 बजे दोपहर में, टेक्निकल मैथ की क्लास 5 बजे शाम को। ठीक है, टेक्निकल फिजिक्स की 6 बजे और टेक्निकल केमिस्ट्री की 6 बजे। अब देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये जो फिजिक्स की क्लास होगी प्यारे बच्चों, वो जब केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब चलेगी। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोचना कि दोनों ही 6 बजे क्यों है। ये जो टेक्निकल वाली जो केमिस्ट्री है, ये
आपकी चलेगी, उसके बाद फिर फिजिक्स की क्लास चलेगी। ठीक है, चलो ओके। और बता दे रहा हूं, नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चे आपकी जियो और हिस्ट्री 12 बजे दोपहर में, पॉलिटी स्टैटिक 2 बजे दोपहर में, बायोलॉजी 4 बजे शाम को। फिर से वही वाली बात, इसमें भी वही चीज अप्लाई होगी। पहले टेक्निकल केमिस्ट्री आपकी चलेगी, उसके बाद 6 बजे फिजिक्स की, यानी कि पहले कोर्स खत्म होगा केमिस्ट्री का, फिर प्यारे बच्चों आपको फिजिक्स की क्लास मिलेगी। क्लर्क वाले बच्चों के लिए साइंस, ये जनरल साइंस की बात चलेगी तो 7 बजे सुबह, कंप्यूटर आपकी 10 बजे सुबह, जियोग्राफी हिस्ट्री 12 बजे दोपहर में, इंग्लिश 1 बजे, पॉलिटी 2 बजे दोपहर में और मैथ 8 बजे रात में। ठीक है, साउंड तो बिल्कुल क्लियर है प्यारे बच्चे, यहां से तो साउंड बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम किसमें, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के किसमें, सिलेबस में। सिलेबस जरूरी है। क्यों सिलेबस जरूरी होता है मैं बताता हूं। जैसे मान लो दुश्मन हमारे 10 किलोमीटर दूर पर है, और जो स्नाइपर होते हैं ना, वो जो रेंज लगाकर वो जो गोली दागते हैं, वो पहले पूरी स्टडी कर लेते हैं कि इतनी दूरी से अगर मैं ट्रिगर दबाऊंगा तो उसके माथे पे लगेगी या गर्दन पे लगेगी, है ना, या छाती पे लगेगी। उस तरीके से पूरी स्टडी करते हैं कि कितनी दूरी का, वो सिलेबस होता है। यानी कि सब कुछ हमें पहले से पता होना चाहिए, जब एग्जाम में कूदो तो सीधा बस ट्रिगर दबाना है ना। और सिलेबस उतना ही जरूरी है जितना हर एक चीज की तैयारी के लिए कॉपी, पेंसिल, कलम सब कुछ जरूरी है ना। जैसे समोसे के साथ चटनी, समोसे के अंदर का आलू, ये सिलेबस होता है। जिसने सिलेबस पे दम लगा दिया, ध्यान में रखकर दम लगा दिया, समझो पेपर की एंट्री हो गई। ठीक है, चलो ठीक, ये नर्सिंग असिस्टेंट की ही क्लास बेटा है और टेक्निकल वालों की है। देखो मैंने ऊपर भी लिखवा रखा है इसी वजह से हेडर में। ठीक है, चलो अब जरा देखते हैं सिलेबस, एक बार मैं बता दे रहा हूं। परमाणु व अणु, ये आपके टॉपिक या चैप्टर के नाम आप देख सकते हो, ये टॉपिक है, ये सिलेबस आपको देखना है। ठीक है, पदार्थ यानी कि मैटर इंग्लिश में लिखवा रखा है, तत्वों का वर्गीकरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, संयोजकता, संयोजकता वैलेंसी, संयोजकता वैलेंसी। अच्छा जी, नंबर 6 रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड्स, काफी क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, इससे रिलेटेड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 8 पर रासायनिक सूत्र व व्यापारिक नाम, इससे तो हर एक लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, हर एक लेवल का मतलब हर एक लेवल का। ठीक है, चलो ठीक, तो रासायनिक सूत्र व व्यापारिक नाम। आगे अम्ल, क्षार व लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। नंबर 10 धातु, अयस्क व मिश्र धातु, मेटल्स, ऑर्स, ORES, ऑर्स एंड एलॉयस। नंबर 11 ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन। ठीक है, अच्छा, और किसी को अगर लग रहा है कि ये सिलेबस ये नहीं है, ये नहीं है, तो मैं प्यारे बच्चों पहले ही बता दूं, इससे पहले योद्धा बैच हमारा आया था। योद्धा बैच में मैंने ही केमिस्ट्री पढ़ाई थी, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल्स वालों को एक एक शब्द मिला दिया था। ठीक है, एक एक शब्द। टेक्निकल में 10 क्वेश्चन होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट में 15 क्वेश्चन होते हैं। जो पढ़ाया वही कूद कर आ गया, जो अभी सेलेक्टेड हैं बच्चे आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं सिलेबस सेम है प्यारे बच्चे। ठीक, नंबर 11 की बात करेंगे सेल, नंबर 13 की बात करेंगे कार्बन व कार्बनिक यौगिक, कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 14 गैस के नियम, गैसियस लॉ। नंबर 15 रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलो तो यहां तक की बात क्लियर है। ये सारे के सारे जो भी होंगे ये आपके सिलेबस में है। सिलेबस को ध्यान में रखकर काम करना है, और अगर ये भी ध्यान नहीं रखना है कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ क्लास कंटिन्यू करते रहना। जो जो क्लास में मटेरियल मैं देता रहूं उसका एक एक शब्द आपके पेपर के लायक होगा, कूड़ा कबाड़ा कुछ लेना है ही नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाएं। ठीक, सर जी पर ज्वाइन इंडियन आर्मी पर तो सिलेबस अलग है, नहीं वो सिलेबस आपका यही है। देखो क्या है कि जो आपका ये है ऑक्सीकरण अपचयन, उसको किसी और नाम से लिख दिया हो जाता है, बस इतना होता है ना, सारा यही है। ये मैंने एक एक पॉइंट एक्सपोज करके दिया है, टेंशन मत लो, पेपर फिट होगा बिल्कुल। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे जी। सर प्लीज इंग्लिश मीडियम में भी लिखना, देखो इंग्लिश मीडियम में भी है, टेंशन काहे ले रहे हो। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर।
एक बार खून को फिर से गर्म कर लेते हैं, जय हिंद बोल लेते हैं या मन में सोच लेते हैं, किसी भी तरीके से खून गर्म करिए और शुरू कर देते हैं आज की केमिस्ट्री नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, अच्छा ये भी रह गया। नंबर 16 सांद्रता, पीएच मान, ईंधन, बहुलक यानी कि पॉलीमर और कांच व उर्वरक, यानी कि 20 पॉइंट में मैंने सिलेबस पॉइंट कर रखा है। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया के बाद सांद्रता, पीएच मान, ईंधन, बहुलक और कांच व उर्वरक। ठीक है, इनको सीक्वेंस में याद मत करो, मैं जैसे जैसे कराता रहूंगा बिल्कुल वैसे वैसे आपको करते रहना है, बस इतना सा। ठीक है, चलिए ठीक, शानदार, बहुत बढ़िया। आते हैं सबसे पहले परमाणु पर। ठीक है, और देखो आप नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चे हो, टेक्निकल वाले बच्चे हो, इतना आपको फुल्ली आइडिया है कि जो भी मैं साइंस वाला टर्म लिखवाऊंगा वो बिल्कुल आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, और नहीं भी समझ पाओगे तो है ना हिम्मत, है योद्धा है हम, काहे परेशान हो। आर्मी में जाने वाले हल्के में नहीं होते, सारी चीजें बिल्कुल तुरंत ही पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। चलो एक बार फिर से एक ऐसे हाथ खड़ा कर दो कि कौन बच्चा तहे दिल से आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। पैसे तो है जरूरी, ठीक है मानते हैं, लेकिन देश सेवा के लिए प्रेरित कौन से हैं? एक बार हाथ खड़ा कर दो और फिर से बता दो जी बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश तरीके से। कोर्स की टेंशन मत लो, कोर्स मेरे ऊपर है, टीम के ऊपर है, सब कंप्लीट करा के देगा, बिल्कुल शाबाश। चल जाएं, हाँ जी चले जाएं। परमाणु, अब एक एक पॉइंट देख लो प्यारे बच्चों, मैंने इसमें कुछ भी अपनी तरफ से कुछ टाइप नहीं करवाया, सारा का सारा मैं आपके साथ ही लिखता रहूंगा। आप चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, चलो तो यहां पर आते हैं नंबर 1 पर। परमाणु होता क्या है, सबसे पहले ये वाली बात आइए जानते हैं। आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अगर घर में आपके सामने कोई दीवार है तो मुझे बता सकते हो उस पूरी दीवार का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? अगर ये बता दोगे तो मैं इसको बताने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। आप सबने दीवार देखी है या दीवार के सामने बैठे हो, तो दीवार का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होता है मुझे बता दो। दीवार का सबसे छोटा हिस्सा जिसको आप अलग से निकाल सकते हो, जो मार्केट में बिकती होगी, या जिसको मिला मिलाकर आप पूरी दीवार बना सकते हो, वो कौन सी है? मेरे ख्याल से वो ईंट है। अगर ईंट आपका जवाब है तो आप सही दिमाग लगा ले गए। तो ईंट क्या है? सबसे छोटा हिस्सा। ऐसे ही किसी भी चीज को आप ले लो, किसी भी चीज को, यानी कि ये मार्कर है ना, मैं, टी शर्ट, कैमरा, बोर्ड, कुछ भी ले लो, उसका जो सबसे छोटा हिस्सा होता है ना, उसको परमाणु कहते हैं। लो कितना आसान था, सबसे छोटा हिस्सा जिसको बार बार लगाकर वो पूरी चीज तैयार की जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु को क्या कहते हैं। तो बताओगे? 2 ऑप्शन दे रहा हूं, परमाणु किसी पदार्थ का सबसे बड़ा कण होता है या फिर किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। तो बता दो कौन सा, सबसे बड़ा या सबसे छोटा? जानते हैं आपसे कौन सा होगा, फिर मैं यहां पर आगे बढ़ूंगा। सबसे छोटा। लो जी, 1 नंबर पक्के। अगर ये आता है कि सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण है ना, साइंस में क्या कहते हैं? सूक्ष्मतम, स्मॉलेस्ट, तो उसको क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ का, पदार्थ जानते हैं, कुछ भी चीज उठा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। ठीक है जी, सबसे छोटा कण। अच्छा, अब आपने ईंट को दीवार में लगा दी है, तो ईंट बताओ कैसे हो जाएगी? फंस जाएगी, घूम फिर नहीं सकती, फिर स्वतंत्र नहीं रहेगी। तो बताओ क्या परमाणु स्वतंत्र होगा? क्या परमाणु ऐसे घूमता फिरता नजर आएगा? नहीं। अगर किसी पदार्थ में परमाणु देखोगे तो कभी घूमता फिरता नजर नहीं आएगा। जैसे ईंट फंस गई ना दीवार में, ऐसे परमाणु फंस जाता है। तो परमाणु क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता।
ये पेपर में आ चुका है। स्वतंत्र नहीं होता, इस वाले पेपर में नहीं, बहुत सारे अलग अलग पेपरों में आ चुका है कि जो कण स्वतंत्र नहीं होता और सबसे छोटा होता है वो परमाणु होता है। हाँ जी, तो इस वाली बात को हम ध्यान में रखकर देखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, घूमता फिरता नहीं है, फंस गया तो फंस गया। यानी कि कहानी क्लियर है जी। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ये स्वतंत्र नहीं घूमता। अच्छा जी, ये तो बात हमें समझ में आ गई है, 2 लाइन हमें समझ में आ गई है। अच्छा, अगर ये इतना छोटा है तो उसके बारे में बताया किसने? क्या किसी ने आंखों में लेंस लगाकर देखा कितना छोटा ये इस तरीके से है? तो नाम रख दें कुछ भी, परमाणु नाम कहां से पड़ा? तो क्या साइंटिस्टों के बारे में पूछा जाता है परमाणु से? बिल्कुल पूछा जाता है। तो 2 पॉइंट आपसे, और फिर उसके बाद जब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुरंत सेकंड के हिसाब से जवाब देना है। ठीक है, चलो आते हैं नंबर 3 पर। कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसका नाम दिया? तो परमाणु नाम सबसे पहले किसने दिया? नाम था साइंटिस्ट का डेमोक्रिटस, नाम था साइंटिस्ट का डेमोक्रिटस। तो इसको नाम याद रखना, डेमोक्रिटस ने, डेमोक्रिटस। ये कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? मैंने पहली क्लास ली है डेमो 1, मैंने कौन सी क्लास ली है? पहली, डेमो 1। तो देखो डेमो, और पहली क्लास किसकी थी? परमाणु की। तो ये ऐसे याद रहेगा, डेमो, डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द प्रतिपादित किया, परमाणु शब्द प्रतिपादित किया। ठीक है, डेमोक्रिटस proposed the name एटम। ठीक है जी, कहानी याद रहेगा, डेमोक्रिटस जी, बिल्कुल सही। और भारत की बात करें तो महर्षि कर्णाद। ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल लिखा हुआ है वो ये आएगा आपके। ठीक है, भारत में किसने किया? तो ऋषि कर्णाद ने। वैसे कैसे याद रखोगे? डेमोक्रिटस याद करोगे। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 पॉइंट पर तो हमने काम कर लिया है। नंबर 4 पे बात करेंगे हम। अब इसी तरीके से हमें बात करते रहना है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो नंबर 4 पर हम रखेंगे कि सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया किसने, यानी कि सबसे पहला परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? परमाणु के बारे में, जैसे मैंने ईंट ले ली है, अगर ईंट के बारे में क्या बता सकते हो? ईंट लाल रंग की होती है, ईंट की चौड़ाई ऐसे होती है, ईंट की मोटाई ऐसे होती है, ईंट की लंबाई ऐसे होती है। तो ये ईंट के बारे में बता रहे हैं ना। तो डेमोक्रिटस ने तो नाम दिया ईंट, परमाणु। किसने इस ईंट के बारे में बताया, है ना? तो सबसे पहला परमाणु का सिद्धांत किसने दिया, बता सकते हैं आप? ओहो, राकेश सैनी, बिल्कुल सही बात है, आपका तो आंसर बिल्कुल ठीक है। सोहेल खान, बिल्कुल ठीक। और कौन बच्चा बता सकता है? नहीं बेटा, कमल चौहान, रदरफोर्ड नहीं होगा, वो होगा डाल्टन। ठीक, तो नंबर 4, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, सिद्धांत, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया, डाल्टन ने दिया। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में मैं लिख देता हूं डाल्टन, डाल्टन। और डाल्टन ने क्या दिया है? एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी याद रहेगा, एटॉमिक थ्योरी। ये रहा, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी सबसे पहले। शानदार, कहानी क्लियर है जी, बिल्कुल। आते हैं अब नंबर 5 पर, परमाणु संरचना पर। परमाणु की संरचना, इसके अंदर क्या क्या होता है ये आपको जानना चाहिए। इसी से ही मैं आपके कम से कम पेपर में आने वाले, है ना, जो आते रहते हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन इससे रेडी करवा दूंगा। उनमें से 1 या 2 सीधा सीधा आपको दिख जाएगा। ठीक है, डाल्टन ने दिया था।
सिलेबस कंप्लीट केमिस्ट्री का 22-23 दिन में, टेंशन काहे ले रहे हो, ज्यादा समय तो मैं आपका लूंगा भी नहीं। चलिए जी, अब परमाणु की संरचना के ऊपर बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब जरा ध्यान से सुनना, देखते हैं। अगर मैं परमाणु की बात करूं तो उसके बीचों बीच में एक होता है सेंटर, चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु, अगर किसी बच्चे ने साइंस ले रखी है तो तुरंत दिमाग में आया होगा कि एक बीच में सेंटर होता है और चारों तरफ उसके घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। आइए पूरी कहानी समझते हैं। ये एक मैं परमाणु बना रहा हूं, ये बीचों बीच में मैंने इसके क्या दिखा दिए, नाभिक। सब जानते हैं नाभिक का नाम, ठीक। अब मैंने इसके चारों तरफ दिखा दिए हैं कुछ छल्ले, सारी बात बताऊंगा मैं किसको क्या कहते हैं। ये मैंने ऐसे दिखा दिया, ये मैंने एक परमाणु बनाकर दिया है, ठीक। अब किसको क्या कहते हैं ये आपको देखना है ध्यान से, शुरुआत से। ये जो बीचों बीच में आपको दिखाई दे रहा है प्लस, इसको हम कहते हैं नाभिक। इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। नाभिक, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये बीचों बीच का पार्ट है ना, जैसे घर का मुखिया बिल्कुल बीचों बीच में है। सुनना, आपके घर से लिंक कर रहा हूं। घर का मुखिया आपके दादाजी, आपके पिताजी, है ना, ये बीचों बीच में बैठे हैं। अब बताओ चारों तरफ कौन होंगे, चारों तरफ छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चे का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो मैं इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूं, मान लेता हूं ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए मैंने, देखो ये रहे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये देखो ऐसे मैंने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये रहे ऐसे, ठीक। अब चलो बताना, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, बहुत सही बात है, तो इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ घर का मुखिया भारी होगा या आसपास बैठे हुए बच्चे भारी होंगे, इतना बता दो, तुरंत समझ जाओगे, जल्दी बता दो। इतना तो आइडिया होगा कि बताओ घर का जो मुखिया होगा वो भारी होगा, वजनदार होगा, बातों में दम होगा, या फिर जो चारों तरफ घूम रहे छोटे छोटे बच्चे वो भारी होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने इतने से चारों तरफ घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो भैया हल्के होंगे। तो ये तो चारों तरफ घूम रहे हैं, भागम भाग मचा रहे हैं। जो घर के मुखिया हैं वो सेंटर में बैठे हैं, बिल्कुल गजब, हम तो यहीं बैठेंगे, हैं। तो घर का मुखिया, नाभिक भारी होगा, इसका मतलब नाभिक में ज्यादा कण मौजूद हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन तो ये ऊपर घूम रहे हैं, जो नाभिक है इसमें ज्यादा कण मौजूद हैं। कौन से कण मौजूद हैं, तो आइए वो जानते हैं। नाभिक के अंदर 2 कण मौजूद होते हैं, बता सकते हैं कौन सा, एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इसमें 2 मौजूद हैं, इसी वजह से भारी है बीचों बीच में। ये इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूम रहे हैं तो बचा रहे अकेले हैं, तो इसमें कौन सा होगा, एक तो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन, और एक कौन सा है, न्यूट्रॉन। हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है, प्रोटॉन को प्रोटॉन ही कहते हैं और न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन ही कहते हैं, ठीक है। यानी कि नाभिक में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, इसकी वजह से ज्यादा भारी होता है, ठीक। अब इसके हम किसकी बात करेंगे, संकेत की बात करेंगे। उससे पहले मैं एक लाइन लिखकर बताऊंगा। एक लाइन क्या होगा, अगर आपसे पूछे कि परमाणु के मूल कण कौन से होते हैं, परमाणु के मूल कण यानी कि जिनसे परमाणु बना है, परमाणु के मूल कण, मूल कण यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो आप किसका नाम रखोगे, आप कहोगे ये तो बड़ा आसान है, आपने ही बताया था, प्रोटॉन, प्रोटॉन का सिंबल होता है P+, न्यूट्रॉन N0, और इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, E-। तो अगर 3 की बात करें तो 3 होते हैं आपके, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब चलो संकेत देते हैं। इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है E-, प्रोटॉन का संकेत क्या होता है, P+, और न्यूट्रॉन का संकेत क्या होता है, N0, N0, ठीक है, ठीक। तो सर यही वीडियो ऐप पर तो नहीं डाल दी जाएगी। देखो प्यारे बच्चे, ये जो डेमो होगा ये 3 दिन आपका यूट्यूब पर रहेगा, उसके बाद ये ऐप पर एंटर हो जाएगा, लेकिन ये यूट्यूब पर रहेगा, ठीक है। 3 के बाद ये आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी ऐप पर, ठीक है। चलो कहानी क्लियर है। अब चलो देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में
किस किसने इसकी खोज करी, फिर हम इसकी डिटेल लेंगे। चलो खोज की बात करते हैं। अब देखो बहुत सारी चीज आपकी क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? अगर मैं इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताऊं तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, तो ये करी है थॉमसन बाबूजी ने। अब आएगा थॉमसन। बहुत बच्चे पहले बता रहे थे कि थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने। तो मैं यहां पे लिखूंगा खोज। खोज किसने करी थी? डिस्कवरी, तो ये थॉमसन बाबूजी ने। बाबूजी मत लिखना, बाबूजी मैं बस बोल रहा हूं। थॉमसन, ठीक, थॉमसन या टॉमसन भी कहते हैं इसको, ठीक है, थॉमसन। अच्छा, क्या नाभिक की भी खोज हुई थी? क्या नाभिक के बारे में भी किसी ने बताया था? हाँ, चलो देखते हैं किसने बताया था। नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था कि बीचों बीच में मुखिया होता है कोई सा, बीचों बीच में मुखिया होता है कोई सा, तो कोशिश करो कौन सा होगा, तो ये होगा रदरफोर्ड। इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड जी ने की थी। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने, ठीक। बचते हैं दो, इन दोनों में से एक पर प्रोटॉन में बच्चों के अंदर कंट्रोवर्सी छा जाती है कि सर किताब में हम कुछ और देखते हैं, आप कुछ और बता रहे हैं। तो हम बताते तो सही हैं लेकिन शब्दों का हेर फेर है। जरा ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा। अगर प्रोटॉन की खोज के बारे में आए, नाम प्रोटॉन, नाम प्रोटॉन, तो रदरफोर्ड लिखेंगे। प्रोटॉन रदरफोर्ड लिखेंगे। अभी ध्यान से सुनना, अगर प्रोटॉन के बारे में आए तो रदरफोर्ड, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, रदरफोर्ड। और न्यूटन के बारे में आए कि खोज किसने करी, तो चैडविक। अब बहुत बच्चे गोल्डस्टीन का नाम सुन रहे होंगे, चैडविक, चैडविक। और बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि गोल्डस्टीन कहां गया, गोल्डस्टीन भी तो होता था, है ना, लेकिन आपने प्रोटॉन में तो रदरफोर्ड बनवाया, ऐसे कैसे हो गया? मैं बताता हूं प्यारे बच्चे कहानी क्या है। चलो आप बताना कि ये एक पेन है, ठीक है। अगर आप इसको सामने से दिखाओगे, मान लो इस पेन की डिस्कवरी करी है सुरेश ने, लेकिन इस पेन का नाम रख दिया कुछ भी, चमत्कारी पेन, और ये चमत्कारी पेन नाम रखा रमेश ने। तो मैंने पूछा कि चमत्कारी पेन किसकी देन है, तो क्या नाम आएगा? रमेश। लेकिन अगर बात करते हैं कि पेन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो सुरेश। यानी कि नाम अगर पूछा, नाम के साथ पूछा जाता है तो रदरफोर्ड, क्योंकि प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया था। अगर यह पूछा जाता है कि नाभिक के अंदर जो प्लस कण होता है, धनावेशित कण, पॉजिटिव पार्टिकल जो होता है, उसके बारे में किसने बताया, तो गोल्डस्टीन ने। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को मैं लिखवा कर चलूंगा, लेकिन मैं आगे कुछ पॉइंट्स को जरूर क्लियर कर देता हूं। अच्छा, ये नाभिक के चारों ओर जो आप छल्ले से देख रहे हो, ये जो घूम घूम के जो छल्ले दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं कोश। इनको क्या कहते हैं? कोश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में शेल कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? कोश कहते हैं, जिसमें हम इंग्लिश में शेल कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो कहानी क्लियर है। चलो अब सारी बात हम नोट करके चलेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की सारी बातें करेंगे, परमाणु क्रमांक की बात करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिससे कि बच्चों के दिमाग में चीजें छप जाएं। ठीक, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? परमाणु होता है। जी क्लियर है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि आपने ईंट लगा दी दीवार में, या दीवार से ईंट लगा के दीवार बना दी, तो वो घूम फिर नहीं सकती, वो वैसी की वैसी रुक जाएगी, तो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, घूमता फिरता नजर नहीं आएगा। सबसे पहले डेमो 1 चल रहा था मेरा, तो मैंने परमाणु बताया, तो डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द प्रतिपादित किया है। ठीक, नेक्स्ट, सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। परमाणु की संरचना की बात करेंगे तो बीचों बीच में कौन सा होता है? नाभिक होता है। नाभिक का मतलब होता है सेंटर, नाभिक, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने करी। चारों तरफ कहां घूमते हैं? कोश में घूमते हैं। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने खोज करी थी। प्रोटॉन के नाम से आए तो रदरफोर्ड पे टिक लगाएंगे। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो चैडविक ने करी थी। ठीक है, चलिए जी, यहां तक की कहानी क्लियर है। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर मैं नोट करके उस वाली बात को बता दे रहा हूं। तो धनावेशित कण परमाणु के
परमाणु के धनावेशित परमाणु के धनावेशित कण की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन अगर नाम के साथ पूछे तो प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने दिया। इसी वजह से रदरफोर्ड का नाम फेमस हो गया, का नाम रदरफोर्ड ने दिया। अब मुझे आशा है कि आपको यह बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात। चलिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश की, है ना। आवेश से क्वेश्चन आ जाता है। आवेश का मतलब कितना माइनस और कितना प्लस होगा। चलो, तो मैं अगर आवेश की बात करूं, मैं यहां पर लिख देता हूं। अगर मैं आवेश की बात करूंगा, आवेश, तो इसका आवेश कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का कितना होगा न्यूट्रॉन का। तो आप सिंबल से देख सकते हो कि बताओ न्यूट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है। हाँ जी, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए प्यारे बच्चे, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। मैंने हेडर में भी ऊपर NA लिखवा रखा है, तो मैं नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के लिए ही हूं, तो इस बात को ध्यान रखना। आओ आवेश की बात कर लेते हैं। अच्छा, बच्चों ने बोल भी दिया। ठीक है, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। ठीक है, धनावेशित कण को कहते हैं पॉजिटिव पार्टिकल। क्या कहते हैं? पॉजिटिव पार्टिकल। नाम तो आपको याद रहेगा ही, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने बस प्रोटॉन का नाम दिया। इतनी इंग्लिश तो आ गई है क्लियर। चलो, E माइनस, तो माइनस है तो माइनस से शुरुआत करेंगे, तो 1.6 याद करना पड़ेगा, गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुलाम। माइनस का ध्यान रखना, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुलाम। ठीक, चलो, दूसरा है प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुलाम। ये रहा प्रोटॉन का। क्या दोनों एक जैसे हैं? एक याद कर लो, दूसरा तो अपने आप ही है। ये दोनों बराबर होते हैं, बस माइनस लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन और प्लस लगाया है तो प्रोटॉन। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, एक बच्चा परेशान है, इलेक्ट्रॉन नाभिक से किस बंधन से जुड़े होते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, प्लस माइनस जिससे जुड़े होते हैं, है ना, विद्युत संयोजक। और N0, इस पर कोई आवेश है नहीं, इसी वजह से हम क्या लिखते हैं? शून्य। तो आपको आवेश बहुत पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का आप याद करके चलेंगे। एक जैसा ही है, बस प्लस और माइनस लगाकर देना है। ठीक है, योद्धा बैच बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, काहे दिक्कत ले रहे हो? तो कहानी क्लियर है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन का क्या पूछेंगे? भार को हम क्या कहते हैं? मास। तो चलो मास के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास कोई प्यारा बच्चा बताएगा कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास अगर किसी को याद है? सर आज मैंने NA में फॉर्म डाल दिया है, शाबाश। तो काहे नहीं पढ़ना है? केमिस्ट्री से नर्सिंग असिस्टेंट में प्यारे बच्चों आते हैं आपके 15 क्वेश्चन। ठीक है, वो अभी मैं फिर से वही बता दूंगा। नर्सिंग असिस्टेंट में 15 क्वेश्चन और टेक्निकल में 10 क्वेश्चन। ठीक है, चलो, ओके। 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, और इन दोनों की बात करेंगे तो सेम होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर मास की बात करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है जी कहानी, ओके, शाबाश जी, बिल्कुल सही। ठीक, हाँ जी, नर्सिंग असिस्टेंट में 15 क्वेश्चन और टेक्निकल वाले में 10 क्वेश्चन। ठीक है, मैं बार बार बताता रहूंगा, रट्टा लग जाएगा, इसका तो टेंशन लेना ही नहीं है। चलो, फिल्टर कर लिया, बिल्कुल ठीक है, ओके। चलिए अब देखते हैं
अब शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और फिर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं चुटकी बजाकर। ट्रिक के हिसाब से मैं काम करता हूं, चलो देखते हैं। सबसे पहला काम, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक जिसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर। किस किस को याद है, एक बार हाथ खड़े कर दो 20 तक। कैसे, कैल्शियम 20 वाला होता है, कार्बन 6 होता है, किस किस को याद है। 10 भी याद है वो भी बता दो, 10 भी याद है वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और ये जिस बच्चे ने 10वीं करी होगी वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। 10 भी याद है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरोन, कार्बन, ठीक है, ऐसे। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतना धीरे धीरे बोल रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 हो गए इतनी जल्दी। और अगर ये याद है तो आप ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। तो परमाणु क्रमांक का मतलब सीरीज में जो परमाणु आपको दिखाई देंगे उनका आपको याद रखना है नंबर। चलो जी, ठीक है। एक तो परमाणु क्रमांक और उसके आगे परमाणु भार, लेकिन आपको परमाणु क्रमांक पहले याद रखना है, परमाणु भार की क्लास में अलग से बताऊंगा। चलो जी, तो यहां पर मैं लिख दूं, लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये है आपके। जिसको 30 तक याद है वो प्यारे बच्चों 30 तक भी याद करेंगे, ठीक है। मैं लिखवा दूंगा एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेज पर मैं 30 तक भी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अब चलो चेक कर लेते हैं बच्चों को याद है या नहीं है। लो, पहले नंबर पर होता है हाइड्रोजन। हम संकेत बनाकर याद करेंगे क्योंकि संकेत बहुत आते हैं। पहले नंबर पे हाइड्रोजन, चेक करना और अपनी कॉपी पर लिखकर देख लो, पुरानी याददाश्त ताजी हो जाएगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये जो नंबर है ना ये परमाणु क्रमांक है। इसका मतलब तीसरे नंबर पर लिथियम है, ठीक है। जिसके नाम आपको कठिन लगता है उसकी मैं हिंदी लिख देता हूं क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों की एक जैसी होती है। इसको लिथियम, हिंदी में भी लिथियम और इंग्लिश में भी लिथियम ही कहते हैं। यह है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। जी बताओ, आप किसी में अटके, अगर अटक गए तो एक बार स्माइली का फेस दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप सपूत बैच वाले में नहीं पढ़े क्या? नहीं प्यारे बच्चे, किसी कारणवश मैं बिजी था, तो अब तो मैं आ गया हूं आपके सामने, टेंशन काहे लेनी है। चलो जी, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। मुझे बताओ आपको इसमें से किसका नाम नहीं पता, मैं नाम लिख दूं। आप में से इसका किसको नाम नहीं पता? इसका नाम पता है, बताओ क्या होता है? बीई का। अभी मेरे साथ रट लो। नहीं अटके, बिल्कुल सब याद है। कुछ बच्चे तो स्माइली भेज रहे हैं, अटक गए होंगे। चलो जी, कोई बात नहीं। बीई का को क्या कहते हैं? बेरिलियम कहते हैं। बेरिलियम कहते हैं इसको, बेरिलियम, बेर ले लो, बेरिलियम। अच्छा, और किसी को बताओ एनई को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। एनई, ओहो एनई, एनई नियॉन है। किसी का नाम एनई नियॉन है। मैं कठिन कठिन वाले लिखवा रहा हूं जो बच्चे भूल जाते हैं। एनए, एनए सोडियम है। सोडियम, हिंदी में भी सोडियम, इंग्लिश में भी सोडियम, सोडियम। अच्छा, एसआई, एसआई को सिलिकॉन कहते हैं, एसआई को सिलिकॉन कहते हैं। अच्छा, जो कठिन कठिन वाले हैं, पी को फास्फोरस कहते हैं, पी को फास्फोरस कहते हैं। एस को सल्फर कहते हैं, कहीं सोडियम लिख दो। सीएल को क्लोरीन कहते हैं, सीएल को क्लोरीन कहते हैं।
AR को आर्गन कहते हैं, आर्गन कहते हैं। K को पोटेशियम कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं। और Ca को कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं। चलो जी, आपसे पूछ लें, अब आपसे पूछ लें, बताओ 7वें नंबर पर जो है उसका नाम क्या है? ठीक है सर, मैं कंफ्यूज हूं, Na के लिए कौन से सब्जेक्ट होते हैं? Na के लिए प्यारे बच्चे आपके कौन से? बायो, आपकी केमिस्ट्री, आपकी फिजिक्स। ठीक, मैं दिखा देता हूं, कंफ्यूज नहीं हो प्यारे बच्चों, कंफ्यूज नहीं हो, कंफ्यूज वाली बात मत रखो। देख लो, ये रहा नर्सिंग असिस्टेंट का। हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी यानी कि जीके वाला पोर्शन होगा, बायोलॉजी होगी, मैथ होगी, केमिस्ट्री होगी और फिजिक्स होगी। तो टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरीके से, एक बार वीडियो को फिर से पीछे से करके देख लेना, सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। 7वें नंबर पे नियॉन नहीं होता प्यारे बच्चे, 7वें नंबर पे नाइट्रोजन होता है, 7वें नंबर पर नाइट्रोजन होता है, गड़बड़ कर दोगे। 7वें नंबर पर नाइट्रोजन होता है। चलो मैं पूछूंगा 9वें नंबर पे बताओ कौन सा है? जल्दी बताओ 9वें नंबर पर, 9वें नंबर पे बता दो। एफ, एफ क्या है? एफ फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। हाँ जी, 30 तक लिखेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो, ये फ्लोरीन है। ठीक, 20 तक तो हमने लिख दिया, मैं पूरे कर ही दूं, बचे ही क्या। ये हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। लो जी, बाकी 30 भी कर लेते हैं, फिर मैं ट्रिक बताता हूं बढ़िया सी, और इसी के साथ फिर हम क्लास भी रोकेंगे। 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 बताओ 27 पे कौन सा होता है? कोबाल्ट, 28 पे निकल, 29 पे कॉपर और 30 पे जिंक। मैं फटाफट इन सबके नाम लिख के दिखा दे रहा हूं। यह है स्कैंडियम, हिंदी इंग्लिश में सेम है प्यारे बच्चों। स्कैंडियम, टाइटेनियम भविष्य की धातु, टाइटेनियम। यह है वेनेडियम, वेनेडियम याद कर लेना प्यारे बच्चों। क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज, आयरन लोहा कहते हैं, लोहा लाट, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, निकल, कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक याद रहेगा जी। अब ठीक बता दें, अगर आपको लगता है कि हम इसमें निपुण हो गए हैं, हमें थोड़ा थोड़ा याद आ गया है, 12वीं क्लास का 10वीं क्लास का जो भी था हम क्लियर हो गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इंग्लिश का ही नाम है ये इंग्लिश के ही नाम है। जिंक को जिंक ही कहते हैं, कॉपर को कॉपर ही कहते हैं, निकल को निकल ही कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंग्लिश वाले नाम ही हैं, हिंदी वाले नाम तो मैंने लिखवाया ही नहीं है। आयरन को लोहा भी कहते हैं, है ना, तो हिंदी और इंग्लिश का सेम नेम है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो जी, अब अगर ये आपको याद हो गए हैं, अगर शेर बच्चों की तरह याद कर लिया है, तो आइए मैं ट्रिक पर आ जाता हूं। ठीक है, ट्रिक पर आ जाता हूं, कैसे निकालते हैं क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, संख्या यानी कि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इनकी संख्या कैसे निकालते हैं? आइए, तो सबसे पहले मैं यहां पर एक करके दिखाता हूं।
मैंने ले लिया है कार्बन, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक बताइए, एटॉमिक नंबर, उसका 2 गुना करेंगे तो परमाणु भार इसका सामने आपको निकल कर आएगा। ठीक, जल्दी बता दें। स्पेलिंग से कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चे, आप बस नाम याद रखना, जैसे ही आप बोलोगे तुरंत वो निकल कर आ जाएगा। स्पेलिंग मत देखिए, आप इसके संकेत याद रखना, ठीक है। फरीद अहमद, नाम और सिंबल बस। तो इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, ठीक। इसका परमाणु भार एटॉमिक मास, तो इसको डबल कर देते हैं तो 12। ये दिया होता है कभी कभी, हाँ जी कभी कभी दिया होता है। आइए ऐसे लिख कर आया, तो ये जो 6 है इसको हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। नीचे वाले को क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर। और ये जो 12 आपको दिखाई दे रहा ऊपर की तरफ, ये हमेशा ज्यादा मिलेगा या उसके बराबर होगा, तो हम क्या लिखेंगे? परमाणु भार, यानी कि एटॉमिक मास। दोनों केस आ गए। और ये जो बीचों बीच में दिखाई दे रहा है ये आपका परमाणु है, किसका? कार्बन का। ठीक, चलो अब देखते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। देखो कितना आसान है, यहां लिखो प्रोटॉन, यहां लिखो इलेक्ट्रॉन और यहां लिखो न्यूट्रॉन, बराबर बराबर बराबर। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। जो नीचे वाले नंबर हैं उसी की बराबर प्रोटॉन और उसी की बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम प्रोटॉन कितना लिखेंगे? 6, इसी पे उंगली रखना है ऐसे, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, और इसमें से इसको घटा दो तो क्या बचकर आता है? न्यूट्रॉन। इसमें से इसको घटा दो, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को घटा दो तो क्या बचकर आएगा? न्यूट्रॉन बचकर आएगा। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। लो जी, इसको स्क्रीनशॉट मान लो, इसके अलावा कहीं भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, कहीं भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसको बस स्क्रीनशॉट मान लो, कोई सी भी किताब उठा कर देख लो आप, 11वीं 12वीं बीएससी एमएससी पीएचडी यही मिलेगा आपको। और इतनी छोटी ट्रिक है, इससे ज्यादा तो और छोटा आ ही नहीं सकता। चलो मैं एक एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूं, अगर आपने उसमें तुरंत बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि समझ में आ गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा और अगर तुरंत बता दिया, तुरंत बताना है, ऐसा नहीं कि उसे बहुत बार सोचो। ठीक है, एक बच्चे कह रहे हैं सब पता है सर। ओहो वाह क्या बात है, लो जी बताना फिर। 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238। तो बताएंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, बताएंगे जल्दी से। प्रोटॉन कितने हैं प्यारे बच्चों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने? प्रोटॉन 92, इलेक्ट्रॉन 92, प्रोटॉन 92, इलेक्ट्रॉन 92। ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को घटा दो, न्यूट्रॉन निकल कर तैयार हो जाएगा। तो 238 में से अगर हमने 92 घटाया तो कितना होगा? 6, 13 में से 9 गया, कितना हुआ? 4, और यहां पर बचा 1, तो 146। क्या आपका आंसर यही था? क्या आपका आंसर यही था? 92 92 146, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं सारे प्यारे बच्चे? ठीक, पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। ओके, एक बात मैं और बता दे रहा हूं, क्योंकि वो तो मुझे बाद में बतानी थी, लेकिन उसको अभी बता दे रहे हैं क्योंकि उसका क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ठीक, यहां पर डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द प्रतिपादित किया था, है ना, लेकिन रसायन विज्ञान के जनक का नाम मैं सबसे ऊपर लिख कर देता हूं। तो आधुनिक, तीनों नाम याद रखना, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक ये कौन है? लेवाशिए। ये कौन है? ये कौन है? लेवाशिए। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक ये कौन है? लेवाशिए। ठीक है, तो याद रखना, जनक को कौन कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री।
जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, ये वाली, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये कौन है? लेवासिए। ठीक है, लेवोसियर। ठीक, चलो ये याद रख लेंगे, बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। लो जी, पहला क्वेश्चन आप करके दिखाएं फटाफट जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा था, वही नंबर 1, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ते हो तो सीधी बात है उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? लेवासिए। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। तुरंत देख के टिक लगाना, अगर तुरंत देख के टिक लग गया इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं टिक लग पा रहा है इसका मतलब या तो मैंने पढ़ाया नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन का परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा? 12, 6, 19, 40। अगर तुरंत याद है तुरंत टिक लगाएं तो क्या होगा? 12, 6, 19, 40। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। परमाणु भार पूछा होता, एटॉमिक मास पूछा होता तो 12 पे टिक करते, ये बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 3 पर। 8 ऑक्सीजन 16 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 16 में क्या पूछा है? न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 16 में से 8 घटा दो, 16 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु के किस मूल कण पर आवेश नहीं होता है? परमाणु के किस मूल कण पर आवेश नहीं होता है? मूल कण का मतलब वही फंडामेंटल है ना, जो परमाणु के अंदर होता है लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, शून्य होता है। विच पार्टिकल ऑफ एटम डज नॉट कैरी चार्ज? वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उपरोक्त सभी है। तो इसका तो साफ साफ आंसर आपको दिखाई दे रहा है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो चैडविक ने की थी। ठीक है, चैडविक को इसी बात पर नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, चैडविक इसी बात पर ही क्या मिला था प्यारे बच्चों? नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार। आप एक बात तो सोचिए कि जो नोबेल पुरस्कार होता है ये केमिस्ट्री से ही निकल कर कहीं आया था, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने टीएनटी बनाया था। कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई है, कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई है। चलो एक ये बता दो फटाफट, क्वेश्चन क्या है? परमाणु क्रमांक 20 है, परमाणु भार 40 है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? देखते हैं कितने बच्चे तैयार हैं इसका आंसर देने के लिए। ठीक, एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक मास 40 है, नीचे वाला नंबर 20 है, ऊपर वाला नंबर 40 है। प्रोटॉन के नंबर आपको बताने हैं कि प्रोटॉन के नंबर इसमें कौन से होंगे। अगर अभी भी गलत टिक लगाए हो तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन गलत कर दिए हो। नीचे वाला नंबर 20 है, ऊपर वाला नंबर 40 है, तो प्रोटॉन की संख्या नीचे वाले नंबर के लिए होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या नीचे वाले नंबर के लिए होगी, और जो न्यूट्रॉन होगा वो होगा ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर। तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो प्रोटॉन पूछा है तो इसका प्रोटॉन का आंसर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के पैटर्न पर ये क्लास चलेगी। आपको जो भी पूरी डिटेल दी जाएगी मैं इस तरीके से 4, 5, 3, 4 वो क्वेश्चन जो पहले भी आ चुके हैं वो सब लेकर मैं कराता रहूंगा। तो ये था आपका डेमो 1 नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल की केमिस्ट्री के लिए, आपके आर्मी वाले बच्चों के लिए, सपूत 2.0 बैच में डेमो 1। ठीक, मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करूंगा डेमो 2 में, और जबरदस्त तरीके से जिसमें हम अणु पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चों को एक जबरदस्त जय हिंद।